हेलो जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ लिए हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं पत्ता गोभी को कद्दूकस करूँगी। और मैंने जो जितनी भी सब्जियाँ ली है ना, उनको पहले अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी से। जब हम पत्ता गोभी को कद्दूकस करते हैं तो जो साइडों के डंठल है उनको मैं हटाते जाऊंगी साथ ही साथ में, और एक जो बीच में बड़ा डंठल है वो भी बाद में लास्ट में हटा दूंगी, क्योंकि डंठल के अंदर पांस होती है। जो कद्दूकस करते हैं ना तो पतले तार बन जाते हैं, फिर वो खाने में दिक्कत देती है और वो गलते भी नहीं है, इसलिए मैं इन डंठल को भी हटा दूंगी। अब लास्ट में कुछ इस तरह का डंठल बचा है, तो मैं इसको अब कद्दूकस नहीं करूँगी, इसको हटा दूँगी। अब एक गाजर लूँगी, इसको भी मैं इसी तरह से कद्दूकस करूँगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितनी भी मैंने यहाँ पे सब्जियाँ ली है ना, उन सबको अच्छे से पहले धो लिया था, ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ों को बारीक कद्दूकस करूँगी। आप चाहो तो बड़ी भी कर सकते हो, लेकिन जब हम बारीक करते हैं ना तो ये पकने में आसानी भी होती है और नरम सॉफ्ट बनती है, छिलके इधर उधर नहीं दिखते हैं इनके। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से कद्दूकस हो रही है हमारी गाजर बारीक। एक यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, इस प्याज को भी मैं कद्दूकस करूँगी। प्याज को जब हम कद्दूकस करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, क्योंकि प्याज के जो हम कद्दूकस करते हैं ना प्याज को, तो क्या होता है ना, इधर उधर ये फिसलता है थोड़ा सा, तो हाथों पर चोट लगने का भी चांस रहता है। आप चाहो तो इनको कद्दूकस आप चॉपर में भी कर सकते हो और मिक्सर में भी कर सकते हो। अब इन सबको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। पहले इन पत्ता गोभी, गाजर और प्याज को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पानी छोड़ रही है। तो मैं बर्तन में निकाल कर एक बार साइड में रख देती हूँ। और हमने आलू एक छील कर रखा है और उसको धो भी लिया है। अब मैं इसको भी मैं इसी तरह से कद्दूकस करूँगी। इनके साथ में नहीं करेंगे कद्दूकस, अलग करेंगे, क्योंकि हमें इनको पानी में डाल कर रखना है, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। कद्दूकस आलू को मैंने पानी में डाल दिया है और अब इन दोनों में हम नमक डाल देंगे। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ आलूओं में ताकि ये काले नहीं पड़े। और पत्ता गोभी, गाजर और प्याज को हमने कद्दूकस किया, उसमें भी नमक डाल देंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। इधर मैंने 2 प्याज लिए हैं और इस चॉपर में काट कर डालूंगी और इसको बारीक कर लूँगी। साथ ही में एक हरी मिर्च भी काट लेंगे। प्याज हमारे बारीक हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी चॉपर में मैं 2 टमाटर काट कर डाल दूंगी, इनको भी मैं कद्दूकस कर लूँगी।
टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको रख देती हूँ साइड में। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है जो कि सूती है, इसको हम बिछा देंगे थाली पर। रुमाल भी ले सकते हो इसकी जगह पर। अब सभी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे और जो हमने आलू भी कद्दूकस किया था उसको भी निचोड़ कर डाल देंगे। कद्दूकस आलू किया हुआ बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। अब इसको क्या करेंगे, मखमल के चारों तरफ से हम इकट्ठा करके इसका जो पानी है वो निचोड़ लेंगे। अब आप कहोगे सारा पानी तो आपने निचोड़ लिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जो पानी निकाल रही हूँ ना, इस पानी का इस्तेमाल हम सब्जी बनाएंगे ना तब उसमें करेंगे। पानी अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। अब मैं इस बर्तन में डालकर साइड में रख देती हूँ और इसी थाली में इन सभी सब्जियों को निकाल लेते हैं। सब्जियां हमारी सभी इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन इनको अब अच्छे से मिलाएंगे। पत्ता गोभी, गाजर और प्याज, आलू सभी को अच्छे से मैंने मिला दिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल दूंगी और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में और डाल देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 2 चम्मच से बाइंडिंग हो जाएगी। और इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ हाथों से क्रश करके। और इसके बाद में डालूंगी मैं 1 चम्मच ही जीरा, उसको भी हाथों से क्रश करके डालूंगी। अब इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर, नमक इसमें टेस्ट के अनुसार डालूंगी। साथ ही में इसमें डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर साबुत ज़रूर डालिएगा, मेरे पास साबुत नहीं था तो मैंने ये पिसा हुआ ही डाल रही हूँ। और साथ में हरा धनिया है, इसको भी काट कर डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और आधा चम्मच ही जीरा पाउडर डाल रही हूँ, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। साथ ही में अदरक और लहसुन भी डाल देंगे, ओखली में कूटा हुआ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, केवल अदरक ही डाल लीजिएगा। अब इसमें मैं कद्दूकस करके पनीर डाल रही हूँ। मेरे पास पहले से पनीर था तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो इस पनीर को। अब इन सब को मिलाने से पहले मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी गैस पर, ताकि हमारा जो तेल है वो गर्म हो जाए और जब हम कोफ्ते बनाएं तो तुरंत ही हम बनाने लग जाएं। चलिए अब इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अगर इसमें बेसन की और ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें मुझे बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ तो मैं 2 ही चम्मच डालकर ही बनाती हूँ। इनको थोड़ा मिक्स करने में टाइम लग जाएगा हमें। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इकट्ठा करके देखेंगे। अगर इकट्ठा हो जाता है तो हम इसको कोफ्ता का शेप देकर बना लेंगे, गोल गोल लड्डू के जैसे। तो ये देखो चिपक रहे हैं हाथों पर, है ना, ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं, इसका मतलब इनके कोफ्ते अच्छे से बन जाएंगे। और इनको अच्छे से बनाने के बाद में मैं एक प्लेट में रखते जाऊंगी। आप देख सकते हो, आपके सामने ही पूरा बनाया है मैंने। और मैंने तो हाथों पर बिल्कुल भी तेल नहीं लगाए हैं। आपके अगर चिपके तो आप हाथों पर तेल लगा लीजिएगा। और दूसरा वाला कोफ्ता भी मैंने बना लिया है गोल गोल शेप देकर। इस तरह से मैं सभी कोफ्ते बना लूँगी।
तो सभी कोफ्ते मैंने बनाकर रख दिए हैं प्लेट में। अब इसको हम तलेंगे। तो जो तेल है ना, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, फुल गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर तक पकनी चाहिए। अगर अंदर तक नहीं पकते हैं ना तो ये अंदर से कच्चे लगते हैं। तो एक एक करके सभी डाल दूंगी। कोफ्ते सभी डालने के बाद में मैंने एक बार इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि इनको हमें सेट होने देना है। 2 से 3 मिनट हो जाए और ये सेट अच्छे से हो जाए ना, तो इस तरह से हमें तेल को ऊपर नीचे करके इनको अच्छे से अल्टते पलटते सेक लेना है। सेक लेने के बाद में हम इनको निकाल लेंगे। तो मैंने कभी धीमी आंच पहले थी ना, तो थोड़ी सी बीच में मैंने तेज़ आंच की है, उसके बाद में वापस से धीमी आंच कर दी है। अब इनको अच्छे से सेक लूँगी, उसके बाद में एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो हमारे जो है कोफ्ते अच्छे से सिक चुके हैं। कलर बहुत ही सुनहरा आया है, अच्छा कलर आया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इन कोफ्तों की सब्ज़ी तो बनती है, साथ साथ में आप मंचूरियन भी बना सकते हो इनसे। कोफ्ते हमारे एकदम सॉफ्ट और नरम बने हैं। और एक कोफ्ता मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, एकदम गरम है, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट नरम बने हैं, मुलायम बने हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम जला देते हैं गैस और चढ़ा देते हैं कढ़ाई। इसमें डाल देंगे मूंगफली का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें से है तेज़ पत्ता, काली इलायची, 1 चम्मच जीरा, 4-5 काली मिर्च और 2-3 लौंग। इनका हम छोंक लगा रहे हैं। जब ये अच्छा सा सुनहरा कलर छोड़ दे तब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ हरी मिर्च और प्याज। इनको अच्छे से भूनेंगे। इधर मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है, इनको कूट लूँगी। उसके बाद में ले रही हूँ मैं सूखी हुई काचरियाँ 2 से 3। ये थोड़ी सी सूखी हुई होती है तो कूटने में दिक्कत आती है, लेकिन आप अगर इशारे से कूटते हो ना तो अच्छे से कूट जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरे प्याज ब्राउन हो चुके थे तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को अच्छे से भून लिया है और इसका पानी भी लमसम सूख चुका है। तो इसमें डाल दूंगी मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाल दूंगी धनिया पाउडर। साथ ही में टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और कचरी को मैंने जो बीच में छोड़ा था कूटने के लिए ओखली में, उसको वापस से मैं कूट कर डालूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और काचरियाँ तो कूट लिए है। अब इसमें डाल रही हूँ अदरक का टुकड़ा। तो अदरक आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, वरना तो इतनी सी ही में ही बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। तो इन सबको अच्छे से मैं कूट लेती हूँ ओखली में। ओखली में कूटने के बाद में इसमें हम डाल देंगे ओखली में कूटा हुआ अदरक, लहसुन और काचरे को डाल दिया है। इसके बाद में हम मटर भी डाल देंगे। मटर डाल देने के बाद में अब बारी आती है लहसुन को अच्छे से भूनने की। जब तक आप लहसुन को अच्छे से भूनोगे नहीं ना तो सब्ज़ी का कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो लहसुन को करीबन मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भुना है। लहसुन को अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने सब्जियां निचोड़ी थी ना, वो वाला पानी मैंने चॉपर में डाल दिया है। चॉपर में हमने टमाटर को कद्दूकस किया था ना, तो वो खंकोल कर इसके साथ में आ जाएगी।
सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स कर दिया है जीरा पाउडर को भी। उसके बाद में इसके ऊपर ढक्कन लगा कर रख रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर, क्योंकि हमें इस मटर को अच्छे से पकाना है। और जब तक मटर पक रही है 4 से 5 मिनट के लिए, तब तक मैं यहाँ पर गेहूं का आटा भी लगा रही हूँ। जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही थी तब तक मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लगा लिया है गेहूं की रोटियां बनाने के लिए। इधर हमारी जो ग्रेवी है उसको भी चेक कर लेते हैं और इसमें मटर अच्छे से दिख रही है, पक चुकी है। सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आया है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया को डालने के बाद में ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जब हम कोफ्ते डालें तो वो कोफ्ते टूटे नहीं और ये हरा धनिया जो है वो भी अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। हरा धनिया डालने के बाद में मैंने इसमें जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो डाल दिए हैं। अब इसको हमें चलाना नहीं है, बस केवल इसी तरह से हमें डालकर छोड़ देना है। ऊपर से जो बचा हुआ था हरा धनिया वो डाल दिया है। अब ढक्कन लगाकर सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं गैस को बंद कर दिया है और 2 मिनट बाद में मैंने इसको चेक किया था, तो हमारे मिक्स वेज वाले कोफ्ते बनकर पूरे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। कलर सुनहरा आया है, नरम सॉफ्ट बने हैं। इसको खाकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये किससे बनाया है, किसी को पता नहीं चलता है ये किससे बना है। अब इसको आप परांठे के साथ, चावल के साथ या पूड़ी के साथ भी खा सकते हो। मैं यहाँ पर गेहूं की रोटियां बनाऊंगी। चलिए, इस सब्ज़ी को गरम गरम खाने के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर नीचे उतार देते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गेहूं की रोटियाँ। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप किस आटे की रोटियां बनाते हो। बस इतना ही कहूँगी, इसका कोई ब्रांड नहीं है। गेहूं लाते हैं, पिसवाते हैं, फिर रोटी बना लेते हैं, तो ब्रांड कोई नहीं है। पहले मैंने बोला था आपको कि हमारे जो गेहूं हैं वो गंगानगर के यूज़ करते हैं, और भी मैं आपको बता रही हूँ हमारे जो गेहूं हैं हम लोग गंगानगर के ही यूज़ करते हैं गेहूं, ठीक है। तो उसी की मैं आटे की रोटी बनाती हूँ। रोटी बनाने पर डिपेंड है, आटा लगाने पर डिपेंड है, न कि आटा कौन सा है। और मैं मैदा कभी यूज़ नहीं करती हूँ आटे में। अगर मैदा यूज़ करती ना तो इतनी फटाफट से रोटी नहीं बेलती गोल गोल। और मैदे की जो रोटी होती है ना, बनाने के बाद में कड़क हो जाती है, उसको आधे घंटे बाद में तो कोई खा भी नहीं सकता है। और हमारी जो गेहूं की रोटी है ना, इसको आप पूरे दिन में या दूसरे दिन में कभी भी खा सकते हो। ये जो गेहूं की रोटी है ना, बिल्कुल भी चिड्डी नहीं होती है, मतलब चिड्डी मतलब कड़क नहीं होती है, नरम सॉफ्ट रहती है इसी तरह से।
तो इसी तरह से मैंने सभी रोटियां बना ली है और ये लास्ट रोटी जो मैंने बनाई है ना, ये ब्राउन कलर की, ये मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी यहाँ पर मैं थाली भी परोस देती हूँ। इस पर थोड़ा सा पनीर डाल दूँगी ताकि दिखने में अच्छा भी दिखे और खाने में भी अच्छा लगे। अगर आपको इस तरह की वेज कोफ्ता करी पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा, खुद खाइएगा, उनको खिलाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।